देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी विधायक संगीत सोम पर मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़ा एक केस खत्म हो गया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने फेसबुक पर एक विदेशी वीडियो फॉरवर्ड किया जिसे मुजफ्फरनगर दंगों में हिंदुओं पर मुसलमानों का अत्याचार बताया गया। यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद पुलिस ने अदालत से ये कहकर केस बंद करने की इजाजत मांगी थी कि उसे संगीत सोम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। उनके ऊपर सांप्रदायिक नफरत फैलाने, साजिश करने जैसे आरोप थे, धोखाधड़ी जैसे करने जैसे आरोप थे, लेकिन अब वो सारे केस कोर्ट ने खत्म कर दिए हैं। बीजेपी एमएलए संगीत सोम पे मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त आरोप था कि उन्होंने एक विदेशी वीडियो जिसे मुजफ्फरनगर में मुसलमानों की हिंदुओं पे हिंसा का बताया गया था, उसे फेसबुक पे शेयर किया। उसे 200 और लोगों ने लाइक या शेयर किया। उन पे आईपीसी की दफा 351 यानी सांप्रदायिक नफरत फैलाने, दफा 420 यानी धोखाधड़ी करने, दफा 120B यानी साजिश करने और आईटी एक्ट की दफा 66 यानी डिजिटल मीडिया के जरिए दुष्प्रचार करने के आरोप में एफआईआर हुई। मुजफ्फरनगर दंगों में करीब 63 लोग मारे गए थे और करीब 50,000 बेघर होके रिफ्यूजी कैंप्स में पहुंच गए थे। संगीत सोम के मुकदमे में जांच स्वप्निल ममगई आईपीएस, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ब्रजेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सागर और बरेली इन्वेस्टिगेशन यूनिट के इंस्पेक्टर अवध बिहारी ने की। सरकारी वकील का कहना है कि दिलोजान से जांच की, फिर भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाए। 2013 का मामला है और पुलिस ने इसमें बहुत गहन विवेचना की है। कोई साक्ष्य मान्य विधायक के विरुद्ध नहीं पाया गया। पुलिस ने पूरी विवेचना के बाद इसमें एफआईआर प्रस्तुत की थी और न्यायालय ने उसे स्वीकार कर लिया है। बेहद सामान्य प्रक्रिया है। संगीत सोम का कहना है कि उनके खिलाफ दंगा भड़काने का कोई सबूत इसलिए नहीं मिला क्योंकि दंगा तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कराया था। ये दंगा अखिलेश यादव, आजम खान और कांग्रेस ने मिलकर कराया था। इन तीनों लोगों की ये चाल थी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये फेल हो चुके थे, उत्तर प्रदेश में इनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया था कि पब्लिक के बीच में वोट मांगने जाए। यूपी पुलिस के जिन अफसरों ने सालों मेहनत की, अमेरिका में फेसबुक के दफ्तर से भी संपर्क कर लिया, फिर भी संगीत सोम की फेसबुक पोस्ट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं ढूंढ पाए, वही पुलिस आए दिन ऐसी तमाम पोस्ट पे अमेरिका से संपर्क किए बिना यहां लोगों को जेल भेज देती है और वो महीनों जेल में सड़ते रहते हैं। मुजफ्फरनगर में दिलशाद, मेरठ में सनुज और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक शख्स खुद को जिंदा साबित करने के लिए लगातार 5 साल से सरकारी दफ्तरों की चक्कर काट रहा है। बहुत सारे लोग जो इस शख्स को जानते पहचानते हैं वो इसे जीवित मानते भी हैं, लेकिन सरकारी कागजात में इसे मृत घोषित कर दिया गया है। लिहाजा अब सरकारी अफसर और कर्मचारी नहीं मानते कि ये शख्स जिंदा है। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट जिले में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक पुराने बांध का नए रूप में लोकार्पण किया है। सूखाग्रस्त बुंदेलखंड इलाके में शुरू हुई इस परियोजना का पानी अब तक किसानों के खेतों में नहीं पहुंचा है, लेकिन अलग अलग सरकारों ने इसे अपने खाते की उपलब्धि जरूर बता दिया है। अब फिर पुरानी परियोजना को रंग रोगन कर उसका लोकार्पण किया गया, जबकि इस परियोजना के लिए जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, कईयों को अब तक मुआवजा तक नहीं मिला है। बुधवार को चित्रकूट के रसिन बांध का लोकार्पण करते हुए योगी आदित्यनाथ बांध के आसपास रंग रोगन करके चमका दिया गया है और चौधरी चरण सिंह सिंचाई परियोजना का पुराना बोर्ड हटाकर अब इस तरह का नया बोर्ड लगा दिया गया है, जिसमें चौधरी चरण सिंह का नाम गायब है। अखबारों में एक एक पन्ने का विज्ञापन छपा है, लेकिन नहर में पानी अब भी नहीं है और कई किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला है। कई लोगों का आरोप है कि रसिन बांध जैसी पुरानी परियोजना का लोकार्पण करके सरकार वाहवाही बटोर रही है। आज समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं और रसिन बांध परियोजना का लोकार्पण का हवाला दिया गया है। इस पूरी परियोजना की लागत 141 करोड़ दिखाई गई है। सवाल ये उठता है कि 17 साल बाद भी आज उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है जो रसिन बांध परियोजना में स्थापित किए गए थे। तमाम आदिवासी बेघर हुए, तमाम किसानों ने आत्महत्याएं की इस बुंदेलखंड में। तमाम सिंचाई परियोजनाएं चलने के बाद भी आज रसिन बांध में पानी नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आप कब तक पिछली सरकारों की योजनाओं का नया लोकार्पण करते रहेंगे। तो हमारे यहाँ पहाड़ के नीचे जमीन थी, तो वहाँ
मुआवजा मिला है तो हमको कोई मतलब आधा तिहा नहीं मिला। तो 12 बीघा में थी, अब यहाँ वहाँ से जमा ला कोई दवा लिया तो 8 बीघा का मुआवजा हमको मिला। कितना मिला? 2 लाख मिला। पैसा मिला है वहाँ, कोई उनको वहाँ का नहीं, हमारा कागजात नहीं मिला है, बैंक से पैसा उठाया है। हाँ, अब जमीन हमारी सब जमीन के नहीं मिला था। लेकिन 19 साल से जारी चौधरी चरण सिंह रसिन बांध परियोजना की लागत 17 करोड़ से बढ़कर 141 करोड़ हो चुकी है। बांध में कैसे भ्रष्टाचार हुआ, इसकी कहानी जानने के लिए हम आपको 6 साल पीछे लेकर चलते हैं। 2015 में पहली बार एनडीटीवी की टीम जब रसिन बांध पहुंची थी तब नहरें सूखी थी और बांध के कंट्रोल रूम की खिड़की दरवाजे तक चोरी हो चुके थे। यहां तक कि बांध के पास 80 लाख रुपए की लागत से जंगल में एक पार्क बना दिया गया था। सीमेंट से बने खंबे की जगह उस पार्क में रेत और बालू से भरे खंबे खड़े करके पैसे खा लिए गए। बीएसपी, समाजवादी और अब बीजेपी की सरकारों ने रसिन बांध के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन और लोकार्पण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन बुंदेलखंड के किसानों के खेत में अब भी रसिन बांध से पानी नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि बारिश की कमी से डैम में इतना पानी ही नहीं रहता है कि नहर के जरिए वो खेतों में पहुंच सके। बांदा से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सोशल मीडिया का वायरल ट्रेंड पावरी हो रही है पसंद आ गया है। उन्होंने इसी मीम का इस्तेमाल करते हुए भू माफियाओं को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और भू माफिया मध्य प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए शिवराज सिंह चौहान का ये अंदाज। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। मैंने कह दिया था टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर शिकार पे निकला है। शिकार भूमाफियाओं का। आगे बढ़ते हैं। आज महाशिवरात्रि है और इस मौके पर हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान चल रहा है। 7 सन्यासी अखाड़े और किन्नर अखाड़े के संत भी हर की पैड़ी पर शाही स्नान कर रहे हैं। शाही स्नान के लिए हर की पैड़ी पर जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का, जो हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, तस्वीरें जो आपने भेजी हैं बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के चलते किस तरह के एहतियात रखे जा रहे हैं, भीड़ है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, क्या नजारा देख रहे हैं आप? देखिए, अभी मैं हर की पौड़ी पर हूं और सुबह सूर्योदय से पहले ही यहां पर श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ गई थी, लेकिन अब देखिए घाट जो है बिल्कुल खाली हो गए हैं, क्योंकि अब इन घाटों पर क्योंकि आज शाही स्नान है तो अखाड़े स्नान करने आएंगे, यानी कि जो साधु सन्यासी होते हैं उनका स्नान होना है यहाँ पर। तो अभी फिलहाल हर की पौड़ी को खाली करवा लिया गया है। अब रात 8 बजे तक आम लोग नहीं, केवल अखाड़े यहाँ पर स्नान करेंगे। आपने कोरोना की बात पूछी तो ये तो ज़रूर कहा गया है कि जो भी यहाँ श्रद्धालु आएँ वो कोविड रिपोर्ट जो है वो लेकर आएँ, नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएँ। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे श्रद्धालु बिना रिपोर्ट के भी आए हुए हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर ये चिंता ज़रूर जाहिर की कि देह से दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि जब पॉलिटिकल रैलियों में ही देह से दूरी का पालन नहीं हो रहा तो फिर तो ये हरिद्वार में अगर हम ये उम्मीद करें कि कुंभ के मेले में हर की पौड़ी पर लोग देह से दूरी का पालन करेंगे तो ये तो एक अलग तरह की बेईमानी होगी। तो अभी शाही स्नान का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है, आज पवित्र दिन है। बहुत से लोग यहाँ से कांवड़ भी भर के लेके जाते हैं और जल्दी से अपने घरों को पहुँचते हैं और जो घर के पास मंदिर होते हैं, शिवलिंग होते हैं, वहाँ पर जल भी चढ़ाते हैं। तो आज का नज़ारा वही होगा जब यहाँ साधु सन्यासी स्नान करने आएंगे, क्योंकि पहला शाही स्नान है और आज वाकई में ऐसा लग रहा है कि कुंभ की शुरुआत आज से हो रही है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे थे,
लेकिन आज यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं और कुंभ का मतलब ही ये है कि जब लोग जहाँ पर उमड़े वही जो है असली कुंभ कहा जाता है, क्योंकि सनातन धर्म का इससे बड़ा कोई और मेला नहीं होता। अगर यहाँ पर भी लोग नहीं दिखाई देंगे तो फिर कहाँ दिखाई देंगे। अदिति। बिल्कुल शरद, और हमारा देश आस्थाओं का देश माना जाता है, खासकर ऐसे मौकों को कोई भी लोग छोड़ना नहीं चाहते। और आज चूंकि महाशिवरात्रि का शाही स्नान है तो ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करेंगे यहाँ जुटने की। लेकिन आपने बताया शरद कि आज अखाड़ों के स्नान करने का दिन है, और अखाड़े कब से स्नान करना शुरू करेंगे और उसके बाद क्या श्रद्धालुओं को यहाँ पर आने की इजाजत दे दी जाएगी? शरद, आप सुन पा रहे हैं? तो हम शरद से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी कि भीड़ जुट रही है, लोगों से कहा गया है कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना है, कि लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना रिपोर्ट के आ रहे हैं, और इतनी भीड़ में इतना शायद संभव भी नहीं होगा इस तरह की व्यवस्था करना। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि प्रशासन इस बात को ध्यान में रखे कि अभी कोरोना गया नहीं है, खतरा अभी टला नहीं है। तो ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब आज अखाड़े शाही स्नान करना शुरू करने वाले हैं, और रात 8 बजे तक अखाड़ों का शाही स्नान ही होगा।